बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पहुंचे थे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 12 में मैं ये रूल्स बोल रहा था, थियरी वाले पेजेस में लिख लेना। ओके, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये ट्रेडिंग पीएनएल दिया हुआ है और मैंने आपको कॉस्ट शीट बनाना शुरू किया था। उसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 तक मैंने बता दिया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 से लेकर बाकी है, सुनते जाओ अच्छी तरह। एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज्ड एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में जाते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये भी हो गया है हमारा, ऑफिस ओवरहेड्स एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद फोर्थ नंबर कॉस्ट आ गया हमारा। फोर्थ नंबर कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर कॉस्ट होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये आ गया हमारा 7,37,000। तो यहां तक मैंने बता दिया था, फोर्थ नंबर कॉस्ट तक 7,37,000। मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि पहले हम लोग पूरा कॉस्ट शीट कंप्लीट करेंगे। पूरा कॉस्ट शीट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर कॉस्ट के बाद जब हम फिफ्थ नंबर कॉस्ट लिखते हैं, फिफ्थ नंबर कॉस्ट का नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि हेडिंग नीचे आती है, उसके ट्रांजेक्शन्स ऊपर आते हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें दो चीजें आती है, एक ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे ऐड होता है, और एक आता है लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये चीज यहाँ पे माइनस होती है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये माइनस होता है। तो यही दोनों चैप्टर की सबसे टिपिकल पॉइंट होती है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट कैसे सॉल्व करनी है। यही बहुत हार्ड होता है। इसमें हम लोगों को 2 स्टेप्स सॉल्व करने पड़ेंगे। ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये मैं यहाँ पे एज अ वर्किंग नोट बना के देता हूँ, लिख के देता हूँ मैं। ये मैं कॉस्ट शीट में भी बहुत बार बता चुका हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये मान लो हमारा एक वर्किंग नोट है, और इसमें मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला होता है सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स का, फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स का। इस फॉर्मूला में सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं। तो फॉर्मूला होता है सेल्स, ऑब्वियसली यूनिट्स, सेल्स की यूनिट्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, सेल्स की यूनिट्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोथिंग स्टॉक। इस पूरे फॉर्मूला में सब जगह पे सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स है। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स, सेल्स की यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स, प्रोडक्शन की यूनिट्स, क्लोथिंग स्टॉक की यूनिट्स। तो इस पूरे फॉर्मूला में सब जगह पे सिर्फ यूनिट्स ही है। तो हम लोग ऊपर जो ट्रेडिंग पीएनएल दिया हुआ है उसमें जाएंगे और देखेंगे कि इन 4 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू दी हुई है। सेल्स दिया हुआ है कि नहीं, ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन, क्लोथिंग स्टॉक, ये सब दिया हुआ है कि नहीं, पहले जाके चेक करेंगे। एक्चुअली इसी पॉइंट की वजह से पूरा क्वेश्चन शुरू किया था। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, तो डेबिट साइड पे कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स हम लोग सपोज करेंगे 0। फिर ये सेल्स की यूनिट्स दी हुई है 2000। फिर ये फिनिश गुड्स अगर क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, दिमाग लगाओ, अगर फिनिश स्टॉक क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये क्लोथिंग स्टॉक ही हुआ, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड पे आता है। तो क्रेडिट साइड पे जो भी स्टॉक होगा वो क्लोथिंग स्टॉक होगा। तो सेल्स की यूनिट्स 2000 और क्लोथिंग स्टॉक की यूनिट्स 500। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट अभी काम नहीं आएगी, अभी सिर्फ ये यूनिट्स हमारे काम के हैं। तो सेल्स की यूनिट्स 2000 और क्लोथिंग स्टॉक की यूनिट्स 500, 2000 और 500।
ये सेल्स की यूनिट्स 2000 इक्वल टू क्लोथिंग स्टॉक की यूनिट्स 500। तो ओपनिंग स्टॉक था 0 प्लस प्रोडक्शन को मैं प्रोडक्शन ही लिखूंगा और क्लोथिंग स्टॉक था 500 यूनिट्स। ठीक है, ये सेल्स की यूनिट्स 2000 दी हुई थी ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था तो 0, प्रोडक्शन हमको फाइंड आउट करना बाकी है और क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ था 500 यूनिट्स। अमाउंट फिलहाल हम नहीं देखेंगे। अब ये जो 500 यूनिट्स राइट साइड पे माइनस है, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा LHS में, तो ये -500 सामने वाली साइड +500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500। तो 2500 इक्वल टू हमारे प्रोडक्शन की यूनिट्स आ जाएंगी, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आप बोल सकते हो। ये हमारे प्रोडक्शन की यूनिट्स आ जाएंगी 2500, मतलब -500 सामने जाएगा तो +500 हो जाएगा, तो प्रोडक्शन आ जाएगा हमारा 2500 यूनिट्स। ये प्रोडक्शन की यूनिट्स आ गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब मैं आपको क्लोथिंग स्टॉक के अमाउंट निकालने सिखाऊंगा और वो भी मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, लॉन्ग मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सुनते रहो। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों चैप्टर में काम आता है, सुनते रहना। वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक साइड लिखते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक साइड लिखते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और एक साइड लिखते हैं फोर्थ नंबर कॉस्ट। फोर्थ नंबर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारा फोर्थ नंबर कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर एक साइड लिखते हैं यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, और सामने वाली साइड क्वेश्चन मार्क, सामने वाली साइड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने अभी अभी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फाइंड आउट किया 2500 और क्लोथिंग स्टॉक भी दिया हुआ था क्रेडिट साइड पे 500 यूनिट्स, आपको याद होगा। देखो प्रोडक्शन की यूनिट्स ये वाली 2500, ये यहाँ पे आएगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 2500 जो हमने फाइंड आउट किया, और ये क्लोथिंग स्टॉक की 500 यूनिट्स ये इसके नीचे आएगा, क्लोथिंग स्टॉक की 500 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट्स और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं यूनिट्स। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कॉस्ट शीट में जाके कि फोर्थ नंबर कॉस्ट की अमाउंट कितनी थी। जितना मेरे को याद है 7,37,000 था, 7,37,000। फिर भी मैं ऊपर जाके कॉस्ट शीट में देखूंगा, ये फोर्थ नंबर कॉस्ट था हमारा 7,37,000। तो ये 7,37,000 मैं यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक में लिखूंगा 7,37,000। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब एकदम बच्चों के जैसे मेरे को क्रॉस बनाना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमने 2500 यूनिट्स बनाई, जो हमने 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस की, उसका टोटल खर्चा हुआ 7,37,000। तो उसमें से 500 यूनिट्स बच गई, हमने बनाई 2500 यूनिट्स, उनका खर्चा हुआ टोटल 7,37,000। तो जो 500 यूनिट्स बच गई अनसोल्ड है, क्लोथिंग स्टॉक है, उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 7,37,000 डिवाइडेड बाय 2500। इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत छोटे बच्चों जैसे। तो 500 मल्टीप्लाई बाय, ये 500 मल्टीप्लाई बाय 7,37,000 डिवाइडेड बाय 2500। तो यहाँ पे हमारा क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट आ जाएगी इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 7,37,000 डिवाइडेड बाय 2500। एक क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट आ गई 147400, ऑब्वियसली रुपीस 147400। ये 147400 जो आया, ये मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, -147400। माइनस मतलब लेस, वैसे लेस लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है, समझने की बात है, लेस मतलब माइनस ही होता है, पर फिर भी मैं जानबूझ के माइनस साइन लगाता हूँ, ज्यादा कोई गलती नहीं हो। अब ये क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने लिख दिया 147400। आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा 0। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है, अब ये बीच वाली एक दो एक्स्ट्रा लाइन मिटा देते हैं।
डन। तो यहाँ पे हमारा 5th नंबर कॉस्ट आ जाएगा। 5th नंबर कॉस्ट कैसे आएगा, ये 7,37,000। 5th नंबर कॉस्ट कैसे आएगा, 7,37,000 माइनस 1,474,000, और अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो प्लस कर देना। तो 7,37,000 माइनस 1,474,000, तो हमारा 5th नंबर कॉस्ट आ जाएगा 5,89,600। 5,89,600। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमने अभी अभी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स सोल्ड सब फाइंड आउट किया। अभी अभी वर्किंग नोट में हमने लिखा कि सोल्ड यूनिट्स है 2000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। प्रोड्यूस्ड ये मतलब प्रोडक्शन हमने फाइंड आउट किया 2500, ये प्रोडक्शन 2500 और ये सोल्ड 2000, ये हम लोग कॉस्ट शीट की हेडिंग लिख देते हैं, ये हम लोग कॉस्ट शीट की हेडिंग में ही लिख देते हैं प्रोड्यूस्ड और सोल्ड वाला। तो हम लोगों को यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है 2500 यूनिट्स, हमने अभी वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया, और यूनिट्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ था 2000 यूनिट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये हमको काम आता है कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाने में, ठीक है। तो 5th नंबर कॉस्ट तक सब कंप्लीट हो गया। अभी 6th नंबर कॉस्ट। अब हम लोग पहुंचे ये इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पे। 5th नंबर कॉस्ट तक हो गया हमारा। अब हम लोग ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि इसके आगे क्या दिया हुआ है। तो ये 4th नंबर एडजस्टमेंट दी हुई है। ये जो एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 है, ये सब कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कॉस्ट शीट में क्या क्या करना है। तो मटेरियल एंड वेजेस, मैंने आपको बताया था मटेरियल एंड वेजेस जो ट्रेडिंग पीएनएल में होता है वो एक कॉस्ट शीट में होता है। फैक्ट्री एक्सपेंस हमारा हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का हो गया। अब ये सेल्स एक्सपेंसेस, ठीक है। सेल्स एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज्ड at ₹5 on units sold. Sales expenses at ₹5 on units sold. तो मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाऊंगा कॉस्ट शीट में। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में मैं पर यूनिट के कॉलम में ₹5 लिखूंगा, ये पर यूनिट का कॉलम जो पीछे होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यहाँ क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है सेल्स एक्सपेंसेस, तो मैंने लिखा सेल्स एक्सपेंसेस पर यूनिट 5, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड कर दूंगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिट सोल्ड 2000 है, तो ₹5 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड 2000, तो अमाउंट आ जाएगी 10,000, ठीक है। ये हमारा सेल्स एक्सपेंस आ गया। अब ये सेल्स एक्सपेंस मैं ऐड कर दूंगा, मतलब 5,89,600 प्लस 10,000, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 5,89,600 प्लस 10,000, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5,99,600, ठीक है। पर यूनिट का कॉलम हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। टोटल कॉस्ट आ गया 5,99,600, और कोई एडजस्टमेंट हमारी बाकी नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 मैंने बता दिया, ओके। एक बार ट्रेडिंग पीएनएल चेक कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट शीट में आता है, हमने ऐसे लिखा था 3,50,000 माइनस 25,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट शीट में आता है, हमने ऐसे लिखा था 2,40,000 माइनस 10,000। मैं चेक कर रहा हूं कि इसमें से कोई ऐसी चीज रह नहीं जाए जो कॉस्ट शीट में आती है। फैक्ट्री एक्सपेंस कॉस्ट शीट में आता है लेकिन अमाउंट अलग होती है। फिर इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। इस पूरे चैप्टर में कभी भी कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में ये ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी काम नहीं आता है। तो ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट भी मैंने कट कर दिया, डेबिट वाला भी, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है और पीएनएल में क्रेडिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेबिट क्रेडिट 3 लाख कैंसिल, तो ये 3 लाख डेबिट वाला भी कैंसिल कर दिया, 3 लाख क्रेडिट वाला भी कैंसिल कर दिया। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज रह ना जाए कॉस्ट शीट कंप्लीट करने से पहले जो ट्रेडिंग पीएनएल में लिखी हुई है पर कॉस्ट शीट में नहीं लिखी हुई है, ऐसी कोई चीज रह ना जाए। तो मटेरियल लिख दिया है, लेबर लिख दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस हमने लिख दिया है लेकिन अमाउंट अलग होती है उसकी, ऑफिस एक्सपेंस भी हमने लिख दिया है लेकिन उसकी अमाउंट अलग होती है, सेल्स एक्सपेंस भी हमने लिख दिया है कॉस्ट शीट में लेकिन उसकी अमाउंट अलग होती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है। नेट प्रॉफिट कॉस्ट शीट का खुद का होता है, कॉस्ट शीट का नेट प्रॉफिट खुद का होता है, ये 2,25,000 है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, तो कॉस्ट शीट का खुद का प्रॉफिट होता है, ये नहीं आएगा। क्रेडिट साइड पे सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट, 8,13,000, 8,13,000 सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये सेल्स कॉस्ट शीट में आएगा और अमाउंट भी सेम आएगी 8,13,000,
मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसी अमाउंट होती है, मैंने यहाँ पे आपको रूल्स में बताया था कि 3 ऐसी अमाउंट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और टोटल सेल्स, जो सेम अमाउंट आती है फाइनेंशियल अकाउंट में भी और कॉस्ट अकाउंट में भी सेम अमाउंट आती है। तो सेल्स, ये जो सेल्स दिया हुआ है 8,13,000, ये वाला 8,13,000, ये कॉस्ट शीट में मैं लिखूंगा अभी। तो मैं कॉस्ट शीट में जाऊंगा और आपको मालूम है कॉस्ट शीट में सेल्स एकदम लास्ट लाइन में आता है। तो कॉस्ट शीट में जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा 8,13,000, ठीक है। अभी भी मैं एक बार ये प्रॉफिट में फाइंड आउट कर सकता हूँ प्लस माइनस करके, पर एक बार मैं चेक करूंगा कि कुछ रह तो नहीं गया। अब सेल्स भी लिख दिया 8,13,000 कॉस्ट शीट में। फिनिश गुड्स कॉस्ट शीट में आता है लेकिन अमाउंट अलग होती है। वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल का मटेरियल में से माइनस कर दिया, वेजेस का वेजेस में से माइनस कर दिया, फैक्ट्री एक्सपेंस का 15,000 ये कॉस्ट शीट में नहीं आता है। डिविडेंड रिसीव्ड कॉस्ट शीट में नहीं आता है, रेंट रिसीव्ड कॉस्ट शीट में नहीं आता है, ठीक है, क्लियर। अब मैं कॉस्ट शीट को टैली कर दूंगा। मैंने एडजस्टमेंट भी चेक कर ली, ट्रेडिंग पीएनएल भी चेक कर लिया। अब मैं कॉस्ट शीट को टैली कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। तो कॉस्ट शीट में जो डिफरेंस है, कॉस्ट शीट में जो डिफरेंस है, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो 8,13,000 माइनस 599,608, तो प्रॉफिट आ जाएगा 8,13,000 माइनस 599,600, 8,13,000 माइनस 599,600, तो प्रॉफिट आ जाएगा 213400। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट होती है ये हमारे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट होती है 213400। तो ये जो 213400 आया, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैं फर्स्ट लाइन में लिखूंगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 213400। यहां से हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। और आपको याद होगा, आपको अगर याद हो, क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन की इमेज ऊपर दिखाई आपको, उसमें नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में दिया हुआ था 2,25,000। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 2,25,000। तो ये भी एक बार दिखा देता हूं। ये 2,25,000 है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ये 2,25,000 ट्रेडिंग पीएनएल में दिया हुआ है। तो ये 2,25,000 हमारा लास्ट में आंसर आना चाहिए 2,25,000। तो हम स्टार्ट करेंगे 213400 से प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से, और एंड होगा हमारा आंसर एंड होगा इस पे 2,25,000 पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट पे। तो पहला काम मेरा ये था कि मैं आप लोगों को कॉस्ट शीट बताऊं। तो मैंने कॉस्ट शीट तक सब बता दिया, ठीक है। कॉस्ट शीट तक सब मैंने बता दिया। इसमें जो फालतू एक्स्ट्रा लाइंस है वो एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट कर देता, जब एक ही स्क्रीन पे सब दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट शीट हो गई। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले कॉस्ट शीट पूरी कंप्लीट कर लो इस वीडियो लेक्चर को देख के। बाकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत जल्दी बन जाएगा, कॉस्ट शीट पहले आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में थे सिर्फ कॉस्ट शीट लिख लेना, ये वाला, ये कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ, पर यूनिट का कॉलम बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपको मालूम है कि पहले 4 कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 2500 करेंगे, और 5th कॉस्ट से लेकर एंड तक सबको डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे। पहले 4 कॉस्ट में डिवाइड होता है बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फिर 5th कॉस्ट से लेकर एंड तक डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड होता है, मैंने बहुत बार बताया। तो पर यूनिट का कॉलम बना लेना, ये वर्किंग नोट्स लिख लेना, ठीक है। बाकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला पोर्शन, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मैं इसका। कॉस्ट शीट तक लिख लेना बेटा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।